क्या एक इंसान का 4 शादी करना लीगल होना चाहिए? क्या 18 साल से कम उम्र में शादी करना लीगल होना चाहिए? सक्सेशन और इनहेरिटेंस के मामले में मेल के कंपैरेटिवली फीमेल को आधे से कम हिस्सा ही मिलेगा। क्या ये लीगल होना चाहिए? और मुस्लिम वुमेन बाकी इंडियन वुमेन की तरह मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, ये क्यों एक्सेप्टेबल होना चाहिए? ये सारे और इसके जैसे ना पूछे जाने वाले सवाल हम डिस्कस करेंगे आज। आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ये चाहे पूरी तरह लागू हो या ना हो, लेकिन जो प्रॉब्लम चल रही है ना, उन्हें डिस्कस करना जरूरी है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, 2019 में कश्मीर में धारा 370 हटी, 2024 में राम मंदिर भी बन गया। अब ऐसा लगता है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू हो जाना चाहिए। एक ऐसा कानून जिसका देश को 75 साल से इंतजार है। एक ऐसा कानून जिसके आने के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लड़का लड़की सबको बराबर के राइट्स मिल जाएंगे। खासकर एक समुदाय की लड़कियों और औरतों के साथ हो रही जाति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड और उसके आने के बाद क्या क्या बदल जाएगा, और क्यों कुछ लोग इसके आने की बात सुनकर इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं? तो पहले तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। दोस्तों, मोटे तौर पर 3 तरह के कानून होते हैं। एक होता है क्रिमिनल लॉ, दूसरा होता है कमर्शियल लॉ, और तीसरा हो सिविल लॉ। अब बात यह है कि जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे तो मोटे तौर पर उनकी 2 ही चीजों में दिलचस्पी थी। पहली कि वे भारत को कैसे ज्यादा से ज्यादा लूटें, इसलिए उन्होंने उस हिसाब से कमर्शियल लॉ बनाए और सबके लिए एक जैसा रखा। और उन्होंने क्रिमिनल लॉ भी सबके लिए एक जैसा रखा। मगर उनका इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मॉडर्न टाइम के हिसाब से सिविल लॉ कैसा हो, औरतों की स्थिति कैसी हो, उन्हें कैसे हक मिले, उनमें कोई यूनिफॉर्मिटी है या नहीं है। उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मगर आज़ादी के बाद जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन के लिए तो लॉ आ गया, मगर उस वक्त की सरकार ने मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया। एक तरह से शादी, तलाक, उत्तराधिकार के मामले में उन्हें खुद अपने मजहब के हिसाब से तय करने का एक हक दे दिया गया, जिस पर उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता जेबी कृपलानी नेहरू जी से काफी नाराज हुए। उन्होंने नेहरू जी के इस फैसले को सांप्रदायिक तक कह दिया था। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि नेहरू सरकार मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधारना ही नहीं चाहती। उन्होंने उस वक्त कॉमन सिविल कोड लाने की बात की थी, जब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। मगर इन सब बातों का उस वक्त की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर शाहबानो केस हुआ, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लॉ के खिलाफ जाकर एक फैसला लिया। मगर अगेन राजीव गांधी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। इस मामले पर राजनीति होती रही। मगर इस बीच लगातार अदालतें भी सरकार को कह रही थी कि कॉमन सिविल कोड लाया जाए। फिर धीरे धीरे देश की राजनीति में बीजेपी का उदय हुआ। बीजेपी ने कश्मीर से धारा 370 हटाने, अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के अलावा इस मुद्दे को भी अपना कोर मुद्दा बनाया। और अब ऐसा लगता है कि इतने सालों बाद आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड आ ही जाएगा। अब आते हैं इस बात पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों, जब भी कॉमन सिविल कोड लागू होने की बात होती है तो बहुत सारे लोग ये हल्ला करते हैं कि जैसे ये मुसलमानों के खिलाफ है, उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश है, उनसे उनकी पहचान छीनने का कोई षड्यंत्र है। जबकि हकीकत ये है कि अगर ये आता है, अगर ये लागू होता है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों को ही होगा। हिंदू महिलाओं को तो आज भी बहुत सारे एक हक मौजूदा कानून से मिले हुए हैं, मगर कॉमन सिविल कोड आया तो उसमें मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इसके आने के बाद सभी की शादी की एक उम्र तय कर दी जाएगी, लड़के लड़कियां सभी की। फिर किसी भी धर्म का शख्स उस उम्र से पहले बच्चे की शादी नहीं कर पाएगा। इसके पीछे सोचिए कि लड़कों के साथ लड़कियां भी कम से कम ग्रेजुएशन तो कर ही लेंगी ना। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भले ही खत्म कर दिया हो, मगर यह भी सच है कि अभी भी ऐसे कई तरीके हैं जिसे मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे दिया जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती। मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद तलाक लेने का प्रोसेस सभी के लिए एक जैसा हो जाएगा और हर किसी को उसे मानना ही होगा। काउंसिल कोर्ट लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक के बाद अपने शौहर से गुजारा भत्ता पाने का हक मिल जाएगा। नए कानून के बाद मुस्लिम महिलाएं भी बच्चा अडॉप्ट कर पाएंगी, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिम महिलाओं को बच्चा अडॉप्ट करने का हक नहीं था। बाकियों की तरह मुस्लिम मर्द भी एक से ज़्यादा शादी नहीं कर पाएंगे।
यहाँ तक कि बेटे की तरह बेटियों को भी माँ बाप की संपत्ति में, प्रॉपर्टी में बराबर का हक मिलेगा। अब आप ही बताएं कि किसी एक कानून से या कॉमन सिविल कोड से एक वर्ग की इतनी महिलाओं को उनके हक मिले, उन्हें बराबर का दर्जा मिले, खुद पर हो रहे जुल्म से उन्हें मुक्ति मिले, तो इसे वेलकम करना चाहिए या इसे कौम के खिलाफ साजिश बताकर उस पर चिल्लाना शुरू कर देना चाहिए? मगर जो भी लोग इसका विरोध करते हैं उनके पास विरोध करने की कोई जायज वजह नहीं है, कोई सॉलिड आर्गुमेंट नहीं है। उनका बस इतना कहना है कि जो भी चीज शरीयत के हिसाब से है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। वह इस बात पर आर्गू करने को तैयार नहीं होते कि क्या आधुनिक समाज में वक्त के साथ बदलाव होना चाहिए या नहीं। वे इस बात पर भी कुछ नहीं कह पाते कि जब इतने सारे मुस्लिम देश आधुनिक समाज के तौर तरीकों पर बराबरी के आधार पर कानून बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इंडिया में बहुत सारे यूनिफॉर्म लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईपीसी, सीपीसी, बहुत सारे लॉज हैं। इस यूनिफॉर्मिटी का सिर्फ एक एक्सेप्शन है, पर्सनल लॉ, जो रिलीजन टू रिलीजन वेरी करता है। फिलहाल इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सबके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। चलिए इस पॉइंट पर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है उसे समझते हैं। तो आर्टिकल 44 मतलब यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता, एक ऐसा लॉ है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी सभी के लिए एक यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ लाने की बात करता है। पर हमारे जैसा देश जहां पर 110 करोड़ हिंदू हैं, 20 करोड़ मुस्लिम, 4 करोड़ क्रिश्चियन, 3 करोड़ सिख, ऐसे में यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ लाना इतना आसान नहीं होगा। चलिए पहले समझते हैं कि इंडिया में पर्सनल लॉ की एक क्या हिस्ट्री रही है। इसमें हम हिंदू और मुस्लिम एंगल और उसके बीच ब्रिटिश एंगल सबको समझेंगे। तो हिंदू के थे शास्त्र, जिनका इंटरप्रिटेशन ब्राह्मण करते थे और राजा एग्जीक्यूट करवाते थे। चाहे किसी भी टाइप का केस हो, सबके आंसर शास्त्रों में दिए गए थे। सिमिलरली मुस्लिम के थे शरिया लॉ, जिनका इंटरप्रिटेशन काजी करते थे और नवाब लागू करवाते थे। अब जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट्स पर लागू करवाया इंग्लिश कॉमन लॉ, जिसके लिए कोर्स भी स्टैब्लिश किए गए। पर जब बात इंडियन सब्जेक्ट्स की डिस्प्यूट सॉल्व करने की आई, तब ये सवाल खड़े हुए कि कौन सा लॉ फॉलो किया जाए। ब्राह्मण और काजी दोनों को ही शास्त्र शरिया लॉ को इंटरप्रेट करने को बुलाया जाता था। फिर 1862 तक भारत में अलग अलग पार्ट में हाई कोर्ट स्टैब्लिश हो चुके थे और अलग अलग रिलीजियस लॉ भी बनने लगे थे, जैसे हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट, हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट। सिमिलरली मुस्लिम के भी लॉ कॉडिफाई हुए, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ये समझिए कि 1946 तक, जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई थी, तब तक ये पूरा प्रोग्रेस हुआ था। अब हम समझते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 आया कैसे। जब ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी तब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्लान किया गया और उस पर काफी डिबेट की गई। ड्राफ्ट में यूसीसी था आर्टिकल 35 में। चर्चा के दौरान मोहम्मद इस्माइल ने इस आर्टिकल 35 में एक प्रोविजो ऐड करने को कहा, जो कहता है कि किसी भी ग्रुप, सेक्शन या कम्युनिटी के ऊपर अपना पर्सनल लॉ गिव अप करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा। कुछ मेंबर का कहना था कि यूसीसी को फंडामेंटल राइट्स का पार्ट होना चाहिए, तो कुछ इसको अपोज कर रहे थे। फाइनली 5:4 की मेजोरिटी में डिसाइड किया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर रखा जाएगा। और जब कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्ट हुआ तब यूसीसी को आर्टिकल 44 में कवर किया गया। अब सवाल ये उठता है कि कौन से एरियाज हैं जिसमें हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, क्योंकि जब ये पता चलेगा तभी तो यूनिफॉर्म लॉज बना पाएंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूं कि फिलहाल इंडिया के जो पर्सनल लॉज हैं वह कितने अलग हैं। इसमें सबसे पहले आता है आईपीसी का सेक्शन 494, जो ये कहता है कि एक लिविंग स्पाउस के होते हुए अगर कोई दूसरी शादी करता है तो ये क्राइम है। इस यूनिफॉर्म लॉ का न सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर वो आदमी मुस्लिम है तो 4 शादियां कर सकता है, दैट्स एन एक्सेप्शन टू अवर पीनल लॉ। अब इसमें ये डिफॉर्मिटी ऐसे तो नहीं आ सकती ना कि जिसको जितनी शादियां करनी हो वो कर ले। और इसी तरह हिंदू लॉ में इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एक वैलिड ग्राउंड ऑफ डिवोर्स नहीं है। हिंदू वुमेन प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर इनहेरिट करती है, वहीं मुस्लिम वुमेन मेल रिलेटिव के कंपैरिजन में आधे से कम शेयर ही इनहेरिट कर सकती है। इसके बाद मुस्लिम वुमेन बाकी इंडियन वुमेन की तरह लंबे समय तक मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो हो जाता है वो ये है कि इंडियन लॉ सारे रिलीजन के लिए मैरिज के लिए एक यूनिफॉर्म एज प्रिस्क्राइब करता है, जो है 18 और 21 साल, और इसे भी
डेवलपमेंट के लिए इंक्रीज करने की बात की जा रही है। अगर इसके नीचे शादी की जाती है तो वो चाइल्ड मैरिज में आती है, जो प्रोहिबिट किया गया है, बट एक रिलीजन को अलाउड है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं डिफरेंट रिलीजन के जो अलग अलग अप्लाई होते हैं। एक मिनट, कहीं यूसीसी एक हिंदू मुस्लिम डिबेट तो नहीं? कहीं यूसीसी की बात करके सोसाइटी को रेडिकलाइज तो नहीं किया जा रहा? अगर मैं एकदम साफ तरीके से, सिंपल तरीके से बोलूं तो पूरा मुद्दा सोसाइटी से ऐसे लॉ को हटाने का है जो डिस्क्रिमिनेटरी है और डेरोगेटरी है, जो बिना किसी लॉ या लॉजिक के साफ साफ गलत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अनटचेबिलिटी को हटाया था। इमेजिन करिए, उस वक्त अनटचेबिलिटी जैसे सोशल इविल को हटाते वक्त अगर लेजिस्लेटर हर किसी से पूछ रहे होते हैं कि भैया अनटचेबिलिटी को हटा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, आपके रिलीजन कोई ठेस तो नहीं लगेगी? कितना अजीब लगता है। और कई लोग अपोज भी करते, भैया नहीं इसे मत हटाओ। तो ये सब देखना पड़ता है। इट्स हाई टाइम वी रियलाइज कि लेजिस्लेचर पीपल प्लेजर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पर्सनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सुप्रीम कौन है, और क्या सुप्रीम कोर्ट पर्सनल लॉ में इंटरफेयर कर सकता है? तो मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूं कि फिलहाल इंडिया के जो पर्सनल लॉ हैं वह कितने अलग हैं। तो 2021 के एक मामले में हिंदू कपल के तलाक पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉमन सिविल कोड लाने की बात की थी। इस मामले में मीना जाति का एक लड़का हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था, मगर उसकी पत्नी का कहना था कि मीना जाति पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता, इसलिए वो तलाक नहीं देगी। इस मामले में अदालत ने भी माना कि पति और पत्नी दोनों अपनी जगह ठीक हैं, मगर साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि आज का हिंदुस्तान धर्म और जाति के बंधन से ऊपर उठ चुका है। आज के युवाओं को शादी और तलाक में किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसलिए कॉमन सिविल कोड लाया जाए। मगर कुछ लोग अदालत की ऐसी सीरियस टिप्पणियों को भी नहीं मानते। अब अगर हम इंडियन लीगल हिस्ट्री की शुरुआत से कुछ इंटरेस्टिंग केस देखें तो 1952 का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें एक आदमी को 2 बार शादी करने के लिए पनिश किया जाता है। इस लॉ के अंदर कन्विक्ट का कहना था कि जो पनिशमेंट है वो मेरे धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि मुझे फर्स्ट वाइफ से कोई सन नहीं था और मैं धर्म के हिसाब से अगर मेरे लास्ट राइट मेरे बेटे ने नहीं किया तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। और हिंदू रिलीजन तब के टाइम पर यह कहता था कि अगर फर्स्ट वाइफ से बेटा नहीं हुआ तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो सारे आर्गुमेंट कोर्ट ने खारिज किए और बंदे को 2 शादियां करने के लिए पनिशमेंट दी। और हम मुस्लिम केस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट केस था शाहबानो का। इस केस में शाहबानो को 40 साल की शादी और 5 बच्चों के बाद तलाक दिया गया था। तो हमारे इंडियन लॉ में प्रोविजन है कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 जो इंडियन वुमेन को मेंटेनेंस का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तलाक के बाद शाहबानो ने भी सेक्शन 125 के अंदर मेंटेनेंस क्लेम किया और उसके पति ने इस मेंटेनेंस के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज की बेंच ने इस केस को सुना था और इसीलिए इसे लैंडमार्क केस कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा कि इवन मुस्लिम वुमेन आर एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 125 और सीआरपीसी के साथ ही आर्टिकल 44 पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काम करेगा और इसे कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज के टाइम पर बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इतने प्रोग्रेसिव जजमेंट को तब की राजीव गांधी गवर्नमेंट ने ओवरटर्न कर दिया, चेंज कर दिया मुस्लिम वुमेन एक्ट पास करके। यह कहता है कि मुस्लिम वुमेन सेक्शन 125 के अंदर प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर सकती, वो सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस डिमांड नहीं कर सकती। और अगर हम रिसेंट केसेस के बारे में बात करें, सबसे पॉपुलर केस शायरा बानो का, इसे ट्रिपल तलाक जजमेंट भी कहते हैं। इस केस में शायरा बानो के पति ने तलाक बिद्दत यानी ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस करके उन्हें डिवोर्स दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट में रिटर्न पटिशन फाइल की गई और मुस्लिम लॉ के 3 प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया गया, निकाह हलाला, पॉलीगैमी और तलाक बिद्दत। ये कहते हुए कि ये जो 3 प्रैक्टिसेस हैं ये डेरोगेटरी हैं, ये डिस्क्रिमिनेटरी हैं, जिसके अगेंस्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना था कि क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ कोडिफाइड नहीं है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25 का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, मतलब इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ को अब कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन इस केस को सुप्रीम कोर्ट 3-2 की मेजोरिटी से ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, क्योंकि वो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। और ये भी कहा कि अगर निकाह हलाला पॉलीगैमी को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना है तो उसकी सही अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है। वापिस आते हैं 2023 मार्च में।
सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पीआईएल फाइल की गई थी यूसीसी को पास करने के लिए। जो कोर्ट ने ये कहा कि यूसीसी को इनैक्ट करने के लिए कोर्ट एक गलत फॉर्म है, इस पर लॉ पार्लियामेंट ही बना सकता है। अब रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है और हमेशा से ही बीजेपी की इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसे इंप्लीमेंट करने का प्रॉमिस किया गया है। मेरे हिसाब से यूसीसी के आने से या सुप्रीम कोर्ट के पर्सनल लॉ में इंटरफेयर करने से डाइवर्सिटी को कोई खास खतरा नहीं है। इससे डाइवर्सिटी खत्म नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये नहीं होगा कि आप सबको फेरे लेकर शादी करनी होगी। यूनिफॉर्मिटी का मैरिज के सेंस में ये मतलब हो सकता है कि आप सबको मैरिज रजिस्टर करवानी होगी। और ऑलरेडी बहुत से यूनिफॉर्म लॉ हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, आर्टिकल 14, मतलब इक्वालिटी देश में आने से सबको ये लगा कि डाइवर्सिटी खतरे में होगी। नहीं, क्या इक्वल पेपर, इक्वल वर्क आने से लोगों को लगा कि डाइवर्सिटी खतरे में होगी? तो यूसीसी के आने से ऐसा क्यों लग रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक जनरल डिस्कस करूं तो कुछ प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बड़ा कॉन्स है कि इस लॉ को लेकर मास परसेप्शन है कि यूसीसी लोगों के रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट है। ये एक सेंसिटिव टास्क है। ऐसे में इस लॉ को कैसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ये बहुत ज़रूरी है, और किस मैनर में इंप्लीमेंट किया जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी के कारण प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ सकती हैं एग्जीक्यूशन में, और बिना स्टेट के हेल्प के इन लॉ को फुली इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो सकता है। यूसीसी को लेकर इंडियन स्टेट्स काफ़ी डिवाइडेड हैं। ये सारे स्टेट्स वो हैं जो यूसीसी को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं ये स्टेट्स जो हैं वो अपोज कर रहे हैं। अगर हम बात प्रोज की करते हैं तो जेंडर इक्वलिटी प्रोवाइड करेगा, सारे सिटीजन को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करेगा, नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करेगा, एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉ में रिफॉर्म्स और ट्रांसफॉर्मेशन लाने का स्कोप देगा। अब किसी भी आधुनिक समाज का ये फर्ज है कि किसी भी वर्ग के साथ कोई जाति ना होने पाए, हर किसी के साथ बराबरी का सलूक किया जाए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप देश से ये चाहें कि वो आपके साथ बराबरी का सलूक करे, मगर जब आपके ही लोगों को बराबरी देने की बारी आए तो आप अड़ंगा अड़ा दो और कहो कि मुझसे दूर रहो, ये मेरा निजी मामला है। अगर हमें सच में एक सेकुलर, मॉडर्न और बराबरी वाला समाज बनाना है या बनना है तो हमें ज़रूरी बदलाव करने ही होंगे। अच्छा होगा कि बदलाव सबकी रायशुमारी से हो, सबसे डिस्कस करके हो, अच्छे माहौल में हो, और ये समझते हुए हो कि इसके पीछे किसी की कोई गलत नीयत नहीं है। अगर ये अप्रोच रखेंगे तो चीज़ें बदलने में देर नहीं लगेगी। तो कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा और मोटिवेशन भी। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।